Assalamu alaikum. Sapir-Whorf hypothesis. Edward Sapir और बेंजामिन ली वॉर्फ अमेरिकन लिंग्विस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने लैंग्वेज, कल्चर और थॉट्स को मिलाकर एक रिसर्च स्टार्ट किया, जिसके लिए उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन नेटिव लैंग्वेजेस एज ए स्टडी सब्जेक्ट ले ली और ये फाइंड करने की कोशिश की कि हाउ डिफरेंट लैंग्वेजेस शेप थॉट्स एंड बिहेवियर। फाइनली उन्होंने फाइंड भी किया कि एक्सटर्नल रियलिटी एज कंस्ट्रक्टेड बाय द यूज ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज ही हमारा दुनिया को देखने का नजरिया शेप करता है। एडवर्ड सेपर टीचर था और बेंजामिन ली वॉर्फ उसका स्टूडेंट था, लेकिन मजे की बात यह है कि इन दोनों ने अपनी जिंदगी में कभी भी मिला के एक बुक नहीं लिखी और ना इस हाइपोथेसिस को इन दोनों ने प्रेजेंट किया था, बल्कि इन दोनों की वफात के बाद रिसर्चर ने बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पर रिसर्च किया, जिसकी वजह से यह हाइपोथेसिस पॉपुलराइज हो गया। इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए एडवर्ड सेपर ने 1920 से लेकर 1930 तक बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पर रिसर्च किया। वो नॉर्थ अमेरिका में उन्होंने कई साल गुजारे और उन लोगों की इंटरव्यू की, डेली लाइफ में उसके साथ, उन लोगों के साथ इंटरेक्शन की, कई तरीक़ों से उन्होंने एक्सपीरियंस की नॉर्थ अमेरिका के नेटिव लैंग्वेजेस को। और 1930 के बाद 1930 से लेकर 1940 तक उसके स्टूडेंट वॉर्फ ने इस टॉपिक पर फिर फर्दर रिसर्च स्टार्ट कर दिया। हाइपोथेसिस के टू वर्जन है, वीक वर्जन एंड स्ट्रॉन्ग वर्जन। वीक वर्जन को हम लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी भी कहते हैं। इसका कहना है कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंस और शेप्स द वे इट्स स्पीकर्स परसीव एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, डजंट स्ट्रिक्टली लिमिटिंग देयर थॉट्स। इसका कहना है कि हाँ बिल्कुल, लैंग्वेज स्पीकर के थॉट्स को तो कंट्रोल या शेप तो करता है, लेकिन लैंग्वेज के स्पीकर के थॉट्स पर फुल कंट्रोल नहीं है। ये वर्जन क्योंकि एडवर्ड सेपर ने पेश किया था 1920 से लेकर 1930 तक, उसने कहा कि और भी कुछ फैक्टर्स है जो कि स्पीकर के थॉट्स को कंट्रोल करता है, सिर्फ लैंग्वेज नहीं है। इससे पहले लेट 19th सेंचुरी में B.F. स्किनर ने थ्योरी पेश की थी बिहेवियरिज्म की। B.F. स्किनर ने कहा था कि हम लैंग्वेज एनवायरनमेंट से सीखते हैं, और सेम एडवर्ड सेपर ने भी ये कहा कि सिर्फ लैंग्वेज स्पीकर के थॉट्स को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि और भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि स्पीकर के थॉट्स को कंट्रोल करता है। उसने सोशलाइजेशन को भी इंक्लूड किया था। सोशलाइजेशन को हम आगे एग्जाम्पल में सीखेंगे कि किस तरह से वो स्पीकर की थॉट्स को कंट्रोल करता है। स्ट्रॉन्ग वर्जन को हम लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं। इस पर बेंजामिन ली वॉर्फ ने काम किया है। इसका कहना है लैंग्वेज डिटरमाइंस द वे इट्स स्पीकर परसीव एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, इन एडिशन इट इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड देयर थॉट्स। बेंजामिन ली वॉर्फ ने कहा कि लैंग्वेज स्पीकर के थॉट्स को फुली कंट्रोल करता है। जैसा कि हर एक इंडिविजुअल का एक नज़रिया होता है दुनिया के बारे में, बेंजामिन ली वॉर्फ का कहना है कि यही नज़रिया लैंग्वेज के ज़रिए से उस सोसाइटी में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसके ज़रिए से कंट्रोल की जाती है। स्पीकर लैंग्वेज से ऊपर कुछ सोच भी नहीं सकता। रिसर्च के एक्सपेरिमेंट से हम इस हाइपोथेसिस को प्रूव करेंगे। बच्चों के दो डिफरेंट ग्रुप ले ली गई। एक टोडलर्स का ग्रुप था, दूसरे ग्रुप का एज 4 इयर्स या इससे ऊपर का था। दोनों ग्रुप को एक तस्वीर दिया गया जिसमें एक पर्सन था, उसके चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे। और सेकंड टास्क इन बच्चों को ये दिया गया कि कुछ फेसेस थे जो कि डिफरेंट इमोशन को शो कर रहे थे, जैसे कि हैप्पी, सैड, फियरफुल, सरप्राइज, स्केयर्ड, डिस्गस्ट, एंग्री एटसेट्रा। और बच्चों को कहा गया कि जो भी इमोशन इस पर्सन के फेस से मिलते हैं बॉक्स में डाल दे। टोडलर से रिस्पॉन्स ये मिला कि उन्होंने हैप्पी फेस को छोड़ के सारे बॉक्स में डाल दिए। और 4 इयर्स की स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव थे इस मामले में। उन्होंने हैप्पी, फियरफुल और सैड फेस को छोड़ के बाकी सारे जितने भी फेसेस के पिक्चर थे वो बॉक्स में डाल दिए। टोडलर्स का चूंकि लिमिटेड एक्सपोजर था और लिमिटेड नॉलेज थी उनके पास, लैंग्वेज का मीन्स लिमिटेड वोकैबुलरीज थी उनके पास, इसी वजह से उन्होंने सिर्फ एक पिक्चर को छोड़ के सारी डाल दिए। और 4 इयर्स स्टूडेंट चूँकि वो ज़्यादा बड़े थे और ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में जानते थे, तो इस वजह से वो इस मामले में थोड़ा सेलेक्टिव रहे। रिजल्ट हमारे साथ ये निकला कि जैसे जैसे हम लैंग्वेज को सीखते हैं उसके साथ साथ हमारी बाहर की दुनिया को जानने की एबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है, जो कि ये एक्सपेरिमेंट हाइपर-वॉर्फ हाइपोथेसिस को प्रूव करता है कि हाँ, लैंग्वेज हमारे थॉट्स को कंट्रोल करता है। ये एग्जांपल हमारे साथ ब्लू और ग्रीन कलर के बारे में है कि किस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट वर्ड्स मौजूद हैं इन कलर के लिए, और उन कलर के मुताबिक के स्पीकर उनको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। इंग्लिश में इन दोनों के लिए डिफरेंट वर्ड्स मौजूद हैं, और कोरियन लैंग्वेज में दोनों कलर के लिए एक ही वर्ड मौजूद है। रशियन लैंग्वेज में ब्लू कलर के 2 डिफरेंट वेरिएंट मौजूद हैं, एक को सीनी और दूसरे को गोलोबाई कहते हैं। ये सीनी और गोलोबाई जो है वो हमारे साथ जो इंग्लिश में
डार्क और लाइट ब्लू की तरह बिल्कुल नहीं है। रशियन लैंग्वेज में इसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है जिस तरह कि हम इंग्लिश में ऑरेंज और ब्राउन को ट्रीट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेम ही कलर है लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनके लिए डिफरेंट वर्ड मौजूद है, इसी वजह से इनकी स्पीकर उनको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। बात वही कंक्लूजन पर आ जाती है कि लैंग्वेज कैन शेप और परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, कि हम इर्द गिर्द की दुनिया को लैंग्वेज ही के ज़रिए से पहचानते हैं और लैंग्वेज ही उसको एक शेप देती है। तरह के हमारे साथ उर्दू में एक कंसेप्ट है कि जिसकी लाठी उसकी बेंस। इस इडियम को अगर देख ले, एक पूरा पावर स्ट्रक्चर ये डिटरमाइन करता है कि जिसके साथ ताकत हो वो जो चाहे कर सकते हैं। ये हमारे साथ लैंग्वेज ही डिटरमाइन करता है। बेसिकली अगर सोचा जाए लैंग्वेज ही हमें ये कंसेप्ट देता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर लैंग्वेज के ज़रिए से ये कंसेप्ट माशरे में डेवलप हो जाता है, वरना प्रैक्टिकली ये चीज़ मौजूद नहीं होती पहले से एक सोसाइटी में, लेकिन उसके लिए एक डिफरेंट वर्ड्स वगैरह यूज़ होते हैं, फिर वो स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। जिस तरह के हमारे साथ पश्तो में एग्जाम्पल है कि खज़ा यादा कोरदा यादा गोरदा, तो लैंग्वेज के ये कुछ अल्फाज है जो हमें औरत का एक बड़ा स्ट्रिक्ट कंसेप्ट देता है कि इस सोसाइटी में औरत को कैसे ट्रीट किया जाता है।